अस्सलाम वालेकुम। ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ है जिसमें हम टॉफ़ल के टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम ग्रेजुअली और स्लोली चलेंगे और डिफरेंट लेसन्स में डिफरेंट सेक्शंस को कवर करते जाएंगे। इससे आपकी ग्रामर की, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर की बेस मजबूत होगी और आप इसको अपनी कॉन्वर्सेशंस में भी और अपनी राइटिंग में भी इम्प्रूव कर सकेंगे। तो आइए पहला लेसन स्टार्ट करते हैं, विच इंक्लूड्स टॉक्स अबाउट इंग्लिश ग्रामर रूल्स। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रामर रूल्स के बारे में इसमें जिस तरह हम इसको कवर करेंगे, तो रूल इज़ दैट ग्रामर रूल इज़ अ जनरलाइजेशन। इसमें आपके पास जहाँ पे भी पैरेंथेसिस मौजूद होगा फार्मूलाज में, जब हम इसको स्टडी करते जाएंगे, जहाँ पे इस तरीके के ब्रैकेट्स होंगे जिनको पैरेंथेसिस कहते हैं, तो इसमें हमारे अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑप्शन गिवन होंगे वो ऑप्शनल होंगे फॉर द यूजेजेस इन रूल। लेकिन जहाँ पर भी कर्ली ब्रेसेस होंगे, जिस तरीके से सेकेंड ऑप्शन में हैं, तो ये इंडिकेट करेगा कि आप कोई भी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे गिवन है, हैज़ और हैव में हम हैज़ भी यूज़ कर सकते हैं या हम हैव भी यूज़ कर सकते हैं, वन एट अ टाइम। अगर हम सेंटेंस पैटर्न की बात करें इंग्लिश रूल्स में, ग्रामर्स में, तो नॉर्मल सेंटेंस पैटर्न जो है वो उसमें आपके पास सब्जेक्ट होता है विच फॉलोड बाय वर्ब, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है और फिर मॉडिफायर आता है। अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल के हिसाब से जॉन एंड आई एट अ पिज़्ज़ा लास्ट नाइट। जॉन एंड आई सब्जेक्ट है, सेंटेंस का वर्ब एट है विच सेज पास्ट टेंस, कॉम्प्लीमेंट आपके पास पिज़्ज़ा है और मॉडिफायर में आपको बताया जा रहा है कि लास्ट नाइट का इवेंट है। दूसरी एग्जांपल है वी स्टडीड प्रेजेंट परफेक्ट लास्ट वीक। वी इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब आपका स्टडीड है, कॉम्प्लीमेंट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट और मॉडिफायर लास्ट वीक है। लेट्स टच अपॉन ईच सेपरेटली। सब्जेक्ट आपका जो है वो एक एजेंट होता है सेंटेंस का विच डज एन एक्शन इन द सेंटेंस, agent of the sentence in the active voice. Person or thing that performs or responsible for the action in the sentence is the subject of a sentence. इसके बारे में कुछ और डिटेल्स ये हैं कि ये हमेशा वर्ब से पहले आता है। जो हर सेंटेंस होता है, every sentence in English subject, English sentence must have a subject, of course. In the case of commands, जो subject है that will be you for sure, understood. और जो सब्जेक्ट है दैट कैन बी अ सिंगल नाउन। एग्जाम्पल्स में कॉफ़ी इज़ डिलिशियस, मिल्क कंटेन्स कैल्शियम। सो मिल्क इज़ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस लाइक कॉफ़ी इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फर्दर स्टडिंग अबाउट सब्जेक्ट्स एज के सब्जेक्ट में बी अ नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज क्या चीज़ होती है? इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एंड्स विद अ नाउन। इट कैन नॉट बिगिन विद द preposition. For instance, the book is on the table. That new car is John's. So that new refers the subject of the sentence, or the book is on the table is again the subject of the sentence. So noun phrase का हमें मालूम हो गया कि ये group of words होते हैं जिसमें हमेशा आपका noun ending पे होता है और it can never begin with the preposition. It can then the subject can act as a pronoun for a noun or can be the subject of an impersonal verb. As the subject of an impersonal verb, the pronoun is not actually used in place of a noun, but it's a part of the idiomatic expression. अब इस एग्जाम्पल आप देख लें कि अब जैसे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट में हमने it rains quite often here in the summer. So it is referring to the subject of the sentence. It is hard to believe that he is dead. So आपने यहाँ पे जो सब्जेक्ट था उसको it से रेफर कर दिया अपने सेंटेंस में. In some sentences, the true subject does not appear in the normal subject position. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से पहले अपीयर होता है, ठीक है. They can act as a pseudo subject instead. It's treated like a subject when changing word order to a question. However, the true subject appears after the verb. The number of the true subject controls the verb. जैसे कि इसकी एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. जैसे कि देयर वॉज अ फायर इन द बिल्डिंग लास्ट मंथ. सो द वॉज इज रेफरिंग टू अस के वर्ब आपका सिंगुलर है. अ फायर इज़ अ सब्जेक्ट है विच इज़ अगैन अ सिंगुलर. वॉज देयर अ फायर इन दैट बिल्डिंग लास्ट मंथ. अब आपने जो वॉज था इस सेंटेंस का उसको अपने स्टार्ट में ले गए, दैट इज़ वर्ब. फायर आपका उसी प्लेस पर है, अगैन सिंगुलर. देयर वर मैनी स्टूडेंट्स इन द रूम
अब वर्ड इज़ रेफरिंग टू अ प्लूरल वर्ब, बिकॉज आपका सब्जेक्ट जो है, जो कि मैनी स्टूडेंट्स दे आर प्लूरल, सो वो मैनी स्टूडेंट्स आर रेफर्ड एज सब्जेक्ट प्लूरल. वर्ड इज़ रेफरिंग टू अ वर्ब प्लूरल. वर देयर मैनी स्टूडेंट्स इन द रूम. अगैन आपने जो क्वेश्चन करने के लिए सब सेंटेंस के लिए जो आपने हेल्पिंग जो आपका वर्ब था उसको आपने स्टार्ट में ले गया, दैट मेक्स इट वर्ब. देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द रूम. Let's touch upon verb. The verb follows the subject in a declarative sentence. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो आपका subject है that will come before verb. So rightly so, verb will come after the subject in the sentence. It generally shows the action of the sentence. Every sentence must have a verb. It's a must have a verb. The verb can be maybe a singular word. जॉन ड्राइव्स टू फास्ट. सिंस वी नो कि जॉन आपका सिंगुलर है, तो जब आपके पास कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपके वर्ब के साथ अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो उसमें एस का एडिशन हो जाएगा. अब ड्राइव की स्पेलिंग इज़ जस्ट DRIVE. हमने एस ऐड कर दिया क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि जॉन इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट और जो काम हो रहा है दैट इज़ इन द प्रेजेंट टेंस. दे हैव स्पिनच. अब हैव इज़ रेफरिंग कि जो दे है दैट इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट. अगर ये सिंगुलर होता तो हम इसको हैज़ कर देते, ही हैज़ और शी हैज़ और इट हैज़ फॉर दैट मैटर. मज़ीद वर्ब के बारे में ये है कि वर्ब में बी अ वर्ब फ्रेज. एज वी स्पोक अबाउट कि नाउन कैन बी अ नाउन फ्रेज. वर्ब फ्रेज कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑक्सिलरीज एंड वन मेन वर्ब. अब ऑक्सिलरीज क्या होती हैं? दे ऑलवेज प्रोसीड द मेन वर्ब. जैसे कि John is going to Miami tomorrow. अब auxiliary is, going is a verb which says it's a continuous because इसमें ing की addition है. इसी तरीके Jane has been reading his book. So auxiliaries यहाँ पर has been. हमने पहले डिस्कस किया था कि जो auxiliaries होंगी वो हमेशा verb से पहले आएंगी, verb हमेशा auxiliaries के बाद आएगा. तो यहाँ पर has been is referring कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, जिसको हम आगे सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे टेंसेस को. तो ऑक्सिलरीज आपके पास वर्ब से हमेशा पहले आती हैं. तो दिस सेंटेंस मेक्स लाइक जेन हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक. वी टच अपॉन सब्जेक्ट, वी स्पोक अबाउट वर्ब. याद रखिएगा सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आता है. हर सेंटेंस में आपके पास वर्ब ज़रूर होता है. वर्ब जो है वो ऑक्सिलरीज की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे हम वर्ब फ्रेज कहते हैं. और ऑक्सिलरी जो हैज़ बीन है, हैव है, इज़ है, दे ऑलवेज कम बिफोर वर्ब. अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर का सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर में थर्ड पार्ट आता है वो कॉम्प्लीमेंट है. कॉम्प्लीमेंट आपका जो है सेंटेंस में वो आपके वर्ब को कॉम्प्लीमेंट करता है. इट इज़ सिमिलर टू द सब्जेक्ट बिकॉज इट्स यूजुअली अ नाउन और अ नाउन फ्रेज. इट जनरली फॉलोज द वर्ब when the sentence is in the active voice. Active passive की डिटेल हम फर्दर डिस्कस करेंगे तो it will clear even more. Every sentence does not require a complement. It's the only difference is कि आपके पास sentence में complement ना भी हो तो the sentence does make a sense. The complement cannot begin with the preposition. A complement answers the questions what or whom, क्या और किसने. इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं. John bought a cake yesterday. John we know is a subject, bought we know is verb, a cake is a complement, yesterday is an event कि जिस टाइम पे हुआ था. So what did John do? John buy, he bought a cake. अगर हम इस सेंटेंस में केक को निकाल भी दें, जॉन बॉट समथिंग yesterday, so still the sentence makes a sense कि क्या एक्शन हुआ है. अब कौन सा एक्शन हुआ है कि केक खरीदा या क्या एक स्पेसिफिक चीज़, वो नहीं भी हो तो सेंटेंस स्टिल मेक अ सेंस. इस तरीके से दूसरी एग्जाम्पल है, he wants to drink some water. Some water is a complement of the sentence. What does he want to drink? ठीक है, तो what किसको आपका complement आंसर करता है. They called Mary yesterday. Whom did they call yesterday? Right? So what question or whom questions are being answered are answering the complement of the sentence. We spoke about subject, verb touch हो गया, complement हो गया. Now come to modifier. A modifier tells the time, place or a manner of an action. Very often it's a prepositional phrase. A prepositional phrase is a group of words that begins with a preposition and ends with a noun. याद रखिएगा इसी पॉइंट पे हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि we spoke about the noun phrase, we spoke about verb phrase, and here we have modifier which is prepositional phrase which ends with a noun. It's starting with a preposition.
Modifier of a time usually comes last if more than one modifiers are present in a sentence. So since we know कि modifier आपको time के बारे में inform करेगा, place के बारे में या manner of action के बारे में, तो bear in mind कि time का जो modifier है that will always come in the end अगर आपके पास बाकी भी modifiers आपके sentence में मौजूद हैं. इसको हम मज़ीद clear करते हैं examples के साथ. Prepositional phrases हमने जैसे पहले डिस्कस किए वो क्या होंगे? इन द मॉर्निंग, एट द यूनिवर्सिटी, ऑन द टेबल. दैट्स ऑल अबाउट prepositional phrases. आपके पास in the जो है that is a preposition, it's coming before. आपके पास noun is morning which is coming in the end in the prepositional phrase. Similarly at the university or on the table for to be precise. अब अगर हम इसको देख लें तो ये आपका modifier of time है, ये modifier of place है university, modifier on the table again it's a modifier of place. A modifier can also be an adverb or an adverbial phrase. Last night, hurriedly, jaldi se, next year, outdoors, yesterday. So again, these all says about modifier. किस टाइम पे हुआ, किस तरीक़े से हुआ, किस साल हुआ, किस जगह पे हुआ, outdoors, किस दिन हुआ, yesterday. Every sentence does not require a modifier. A modifier answers the questions when, where or how. इन चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर लें कि आपका जो कॉम्प्लीमेंट है वो आंसर कर रहा होता है क्वेश्चंस विच आर व्हाट एंड whom. मॉडिफायर आपका जो आंसर करता है वो क्वेश्चंस होते हैं when, कब, where, कहाँ और how, कैसे. Where did John buy a book? अब इट इज़ रिफरिंग कि कौन सी जगह पर जॉन ने बुक ख़रीदी. John bought a book at the bookstore. It's a modifier of place. Because if you look at it's a prepositional phrase because इसमें preposition शुरू में है और followed by the place which is a modifier of place. And where was Jill swimming? कहाँ Jill swim कर रहा था? Jill was swimming in the pool yesterday. अब in the pool yesterday is a modifier of time. कहाँ पर कर रहा था? In the pool yesterday. Modifier normally follows the complement but not always. हम पहले पढ़ चुके हैं कि complement is a part of a sentence though it is not necessarily कि हर sentence में complement मौजूद होगा. Complement के बगैर भी जुमला does make a sense. But bear in mind कि modifier जो है वो usually normally complement के बाद में आता है but it's not hard and fast, नहीं भी आ सकता. However, the modifier especially when it is a prepositional phrase जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं at the table, on the spot, in the pool, तो ये usually cannot separate the verb and the complement. She drove the car on the street. She is a subject, drove is a verb, the car is a complement, on the street is a modifier of place and it's a prepositional phrase because it's on the street. ठीक है. अब आपके पास अगर हम सेंटेंस शी ड्रोव ऑन द स्ट्रीट द कार, सो तो हम जिस तरह से हमने बताया कि अगर हम इसकी प्लेसमेंट हिला दें, मॉडिफायर को हमने पहले कर दिया तो इट मेक्स नो सेंस. सो मॉडिफायर इट हैज़ टू कम आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट. शी ड्रोव द कार ऑन द स्ट्रीट. ये हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज होंगी, इसको हम टचअपन करेंगे और ये एग्जाम्पल है. इसमें आई विल सजेस्ट कि आप पहले एग्जाम्पल को गो थ्रू करें, फिर मैं इसके बाद तमाम तर क्वेश्चंस हैं वो रख दूँगी और आप इसको पॉज करें वीडियो को, अपने जो सब्जेक्ट है वर्ब कॉम्प्लीमेंट मॉडिफायर उसको हाईलाइट कर लें या लेबल कर लें विद वट एवर इनिशियल. सब्जेक्ट के लिए एस, वर्ब के लिए वी, कॉम्प्लीमेंट के लिए सी, मॉडिफायर के लिए एम, सो दैट आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ये सेंस डेवलप हो जाए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है और मॉडिफायर क्या है. इनके बारे में फर्दर इन डेप्थ डिटेल्स, इनकी प्रपोजिशन क्या होती है, आप इसके अलावा सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कौन सा क्या है, वो हम इस इनिशियली ग्रेजुअली स्टार्ट करते जाएंगे. फ़िलहाल आपको जस्ट टू गेट द आइडिया कि आपको सेंटेंस में ये मालूम हो कि स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ क्या है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. जिल इज़ बाइंग अ न्यू कार इन द स्टोर. जिल इज़ सब्जेक्ट, इज़ बाइंग is a verb, a new hat is a complement, in the store is a modifier of a place. Similarly, Betty is shopping downtown. Betty is the subject, is shopping is verb, downtown is a modifier of a place. इस सेंटेंस में आपके पास कॉम्प्लीमेंट नहीं है एंड इट स्टिल मेक सेंस. तो हर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, जिस सेंटेंस में जो भी कुछ होगा उसको आपने लेबल करना है. ये हमारी एक्सरसाइज है. दे आर 10 क्वेश्चंस. जस्ट हैव अ स्मॉल, आप स्टॉप करें और इसके बाद इनको लेबल करें और उसके बाद फिर आपको मैं इसको दिखाऊंगी. हम एक एक को टच करेंगे कि कौन सी
एग्ज़ाम्पल का क्या मतलब है। और चूँकि आप सब पॉज कर देंगे तो मैं आपको क्विकली थ्रू कर देती हूँ आंसर्स की तरफ। So here we have whole list. The first sentence, George is cooking dinner tonight. George is subject. Is cooking is verb. Cooking is verb actually. Dinner is complement. Tonight is a modifier and modifier of time. Maria and Tahir have visited the president. Maria and Tahir are subject of the sentence. Visited is the verb. President is the complement. We don't have the modifier of timing, we don't have modifier of place and whatever. We can eat lunch in the restaurant today. So we is subject, eat is verb, lunch is the complement. In the restaurant today is a modifier of the place. Question 4. Sidra should have bought gasoline yesterday. Sidra is the subject of the sentence. Should have bought is the verb, and it bear in mind it's a prepositional verb because इसमें should have मौजूद हैं, ये auxiliaries हैं और ये verb से पहले आए हैं. Gasoline is a complement. Yesterday is a modifier of place. Question 5. Trees grow. Trees आपके पास subject है, grow is verb, and sentence में ना complement है ना modifier है, and the sentence still makes sense. Question number 6. It was training 7 o'clock this morning. It refers to subject. Was training is a verb and this is an auxiliary. 7 o'clock this morning is a modifier of time in the morning, and the sentence does not have any complement and yet makes sense. Question number 7. She opened a checking account at the bank last week. She opened a checking account at the bank last week. She is a subject. Open is the past verb tense. A checking account is a complement. What did one open? So this sentence will answer what. And at the bank last week is the modifier of a place. Question 8. Haris is washing dishes right now. Haris is a subject. Is washing is auxiliaries. Washing is verb continuous. Dishes are the complement. Right now is a modifier of time, this time. Question number 9. She opened her book. She is the subject. Open is the past tense verb. Her book is a complement without telling you when, which place, where. Question number 10 and the last sentence is Tahir, Sarah and Malik were watching television a few minutes ago. Tahir, Sarah and Malik are the subject of the sentence. Were watching is the verb past tense and continuous. Television is complement of the sentence. A few minutes ago is a modifier of time. So this was all about for the today's lesson. इस पूरे एक्सरसाइज को कई बार गो थ्रू कीजिए ताकि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए, ताकि इसके बाद हम जैसे ही ग्रेजुअली इम्प्रूव करते जाएंगे अपने और ग्रामर रूल्स की तरफ तो हमें क्लैरिटी आती जाएगी. जितना प्रैक्टिस, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको बार बार क्लैरिटी आए. सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और मॉडिफायर्स टाइम का क्या है, प्लेस का मॉडिफायर क्या है, कॉम्प्लीमेंट के बगैर भी सब्जेक्ट टेंस आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है स्ट्रक्चर. इसको बार बार प्रैक्टिस करें and we'll meet again in the next lesson. In the meantime सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक एंड शेयर करें, और जितने भी इनिशियल लर्नर्स हैं, बिगिनर्स हैं, उनको आप फॉरवर्ड करें ताकि उनके भी ग्रामर रूल्स को आप हेल्प करें सिखाने में. थैंक यू.